91.2 एफएम पर आप सुन रहे हैं बदलते शहर की धड़कन हेलो हल्द्वानी। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी को उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय संचालित करता है। तो इसमें समुदाय से जुड़े मुद्दों के साथ साथ कई सारे मुद्दे जो हैं वो विद्यार्थियों के लिए जानकारी वाले मुद्दे भी होते हैं। और आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर प्रभाकर पुरोहित से, जो कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के ज्योतिष विज्ञान विभाग से जुड़े हुए हैं। और इनकी जो विशेषता है वो फलित ज्योतिष के विषय में है। और आज जो हमारी चर्चा का विषय है वो है चिकित्सा ज्योतिष, जो कि फलित ज्योतिष का ही एक अंग है। तो अपने विषय पर आने से पहले जो एक पहला सवाल डॉक्टर पुरोहित मैं आपसे जो करना चाहूँगा वो ये कि फलित ज्योतिष जो है ये क्या है? जी नमस्कार जी। ज्योतिष शास्त्र के 3 अंग हैं मुख्यतः: सिद्धांत, संहिता और फलित, जिसको हम होरा शास्त्र भी कहते हैं। सिद्धांत पक्ष में ज्योतिष की गणितीय जो प्रविधि विधि है वो सिद्धांत के अंतर्गत आती है, और संहिता में समष्टिगत जो है पूरी सृष्टि का जो वर्णन है समस्त घटनाओं का पूरा विस्तार पूर्वक वो संहिता है। और होरा शास्त्र को फलित ज्योतिष कहते हैं, जिसमें फल वो गणित का फल क्या है, किसी विशेष मुहूर्त का, ग्रह नक्षत्र का, राशि का, उसका विविध चरणों में जो संचार होता है उसका जो फल वाला भाग है उसको फलित ज्योतिष कहते हैं। तो इस प्रकार से इसका वो है। जी, जैसे आपने फलित ज्योतिष को एक तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है, तो फलित ज्योतिष में बात करते हैं कि चिकित्सा ज्योतिष, तो ये किस तरीके से इसमें जुड़ता है, या फिर फलित ज्योतिष में रोग विचार किस तरह से किया जा सकता है? देखिए, हमारे सर्वप्रथम तो जो ज्योतिष शास्त्र है वो वेद का अंग है। वेद जो है, जो वेद के 6 अंग हैं उनमें से ज्योतिष वेद का नेत्र है, और नेत्र होने के कारण इसका काम मुख्यतः जो वेदों में कहा गया है वो एक काल की गणना करना, मुहूर्त का विभाजन, मुहूर्त का निर्धारण करना, इसलिए इसको वेद का नेत्र कहा गया है। अब इसमें बात करते हैं कि चिकित्सा ज्योतिष का इसमें कैसे जुड़ा। तो चिकित्सा ज्योतिष देखिए, हमारे जो ग्रह नक्षत्रों का विविध फल है, हमारे शरीर में, मन में किसी भी प्रकार का जो दुख प्राप्त होता है हमें शरीर में या मन में, तो उसको संज्ञा दी गई है रोग की, चाहे मानसिक रोग हो चाहे शारीरिक रोग हो। अब इसका मूल में जब हम कारण ढूंढेंगे कि ये क्या कारण है कि ये रोग होते हैं, कैसे होते हैं, तो ज्योतिष का इससे कैसे हम निर्धारण करेंगे। तो ज्योतिष शास्त्र में रोग जो है योगों के माध्यम से, जन्म कुंडली में जो विविध योग हैं वो आपको इस प्रकार से किस समय में, किस काल में, किस ग्रह की दशा में कौन सा रोग होता है उसको इंगित करता है। ये बहुत प्राचीन परंपरा रही है हमारे यहाँ। हमारे ऋषि और महर्षियों ने ये सारे योग प्रतिपादित किए गए हैं। अब जब हम रोग की चर्चा कर रहे हैं तो रोगों का विचार करने से पूर्व हमको आयुर्वेद की चर्चा करनी पड़ेगी। जी, तो जैसे आपने बात की कि रोगों के विचार से पहले आयुर्वेद की हमें चर्चा करनी पड़ेगी। जैसे अगर हम देखें तो आयुर्वेद कहीं ना कहीं चिकित्सा का एक जो मुख्य स्रोत है वो एक तरीके से देखा जा सकता है। लेकिन जैसे हम बात करते हैं कि ज्योतिष और चिकित्सा की, जी, कई बार कई लोगों के दिमाग में एक संशय रहता है कि क्या ज्योतिष से चिकित्सा संभव है, और अगर है तो वो किस तरह से? जी, इसी विषय को मैं थोड़ा स्पष्ट करना चाहूँगा। देखिए, हमारे यहाँ प्रत्येक शास्त्र एक दूसरे शास्त्र के पूरक रहे हैं। आयुर्वेद शास्त्र का सूत्र है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरम च दोष शमनम। आयुर्वेद कहता है कि स्वस्थ व्यक्ति की स्वास्थ्य की रक्षा कैसे की जाए, यानी जो स्वस्थ है उसकी स्वस्थता को चिरायु कैसे किया जाए, कैसे उसको स्वस्थ रखा जाए, उस उपदेश को आयुर्वेद देता है। और इसी उपदेश के परिप्रेक्ष्य में भगवान धन्वंतरी चरक से कहते हैं कि आयु पूर्वम परिच्छेद पश्चाद लक्षण आदिशेत अनायुष मर्त्यानाम लक्षणे किम प्रयोजने। सर्वप्रथम कोई आपके पास व्याधि युक्त जातक या व्यक्ति आता है तो सर्वप्रथम आयुर्वेद का सूत्र है कि उसमें उसकी आयु की परीक्षा कर लेनी चाहिए कि उसकी आयु कितनी है, कितनी शेष है, और आयु की परीक्षा होने के पश्चात उसके बाद रोग के लक्षणों की बात करनी चाहिए। इसी बात को ज्योतिष शास्त्र भी इंगित करता है, ज्योतिष शास्त्र भी यही बात करता है।
अब आयुर्वेद शास्त्र कैसे आयु की परीक्षा करेगा? उसको ज्योतिष का आश्रय लेना पड़ेगा। इसलिए पहले जो होता था, पहले हमारे ऋषि जो लोग थे या पुराने वैद्य लोग थे, जो आयुर्वेद को जानता था वो ज्योतिष को भी जानता था, और जो ज्योतिष को जानता था वो आयुर्वेद को भी जानता था। ज्योतिर्वैद्यो निरंतर, यानी जो ज्योतिष और आयुर्वेद ये दोनों आपस में भाई हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। जी जी। तो जैसे आपने ज्योतिष और आयुर्वेद के संबंध की बात की, तो क्या लगता है आपको कि अभी जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, इन वर्तमान परिस्थितियों में कितने जो लोग हैं वो ज्योतिष के जरिए स्वास्थ्य की, एक तरीके से कहा जाए तो एक सही अच्छे स्वास्थ्य की कामना कर सकते हैं ज्योतिष के जरिए, और किस तरीके से वो भरोसा कर सकते हैं इस चीज़ पर? जी, मैं यही आपको, अभी आयुर्वेद की हमने चर्चा की। देखो, आयुर्वेद में कहा गया है कि दोषजन्य व्याधियां, दोष कहते हैं जो वात पित्त और कफ है, इनमें विकृति आने से, इनमें जब विकृति आ जाती है तो इनसे अनेक प्रकार की व्याधियां उत्पन्न होती है। अकेले वात से 80 प्रकार की व्याधियां होती है, यानी 80 प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। वात से 80 हो गए, पित्त से कफ से 40 और पित्त से 20, इस प्रकार से व्याधियां उत्पन्न होती। इन व्याधियों को आयुर्वेद दोषज व्याधि कहता है। और कुछ व्याधियां आप देखते होंगे सामान्यतया कई लोग जो हैं, ये दोष प्रकोप कैसा होता है, जब हमारी दिनचर्या, हमारा खान पान, नियमित आहार विहार अगर हमारा नहीं होता है तो हमारी धातुएं प्रकुपित होकर के रोग उत्पन्न करती है। लेकिन कई ऐसे भी होते हैं कि जो नियमित रहते हैं, जो नियमित उनका संयम है, भोजन टाइम पे लेना, ऋतु के अनुसार भोजनचर्या करना, तब भी बीमार पड़ जाते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? कर्मज व्याधि। वो कर्म के प्रकोप से है। अब आपने पूछा कि चिकित्सा ज्योतिष कैसे इसको इसमें मदद कर सकता है या कैसे इसको बताएगा कि व्याधि है। तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है, पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण जायते। हमारे पूर्व जन्म के कई अशुभ कर्मों के कारण वो इस जन्म में व्याधि के रूप में, रोग के रूप में हमें दुख देते हैं। तो जहां पर आयुर्वेद दोषज व्याधियों को बताता है और कर्मज व्याधियों को जानने के लिए आयुर्वेद को, चिकित्सा शास्त्र को भी ज्योतिष का आश्रय लेना पड़ता है। तो ज्योतिष शास्त्र योग के माध्यम से, जन्म कुंडली में विविध योगों के माध्यम से बता सकता है कि आपको किस समय में कौन सा रोग होगा, और साध्य होगा या असाध्य होगा, इसको ज्योतिष शास्त्र बताता है। जी। तो जैसे आपने एक तरीके से बता दिया कि ज्योतिष में ये संभव है कि किसी व्यक्ति को कोई रोग कब होगा या क्यों हो रहा है, या फिर क्यों किसी व्यक्ति को कोई रोग हुआ, इस बारे में पूरी बात बताई जा सकती है ज्योतिष के माध्यम से। तो ज्योतिष के माध्यम से उस रोग के निदान के लिए या फिर उस रोग के इलाज के लिए भी कुछ रास्ते निकल सकते हैं, और अगर निकल सकते हैं तो वो किस तरह से, और साथ ही ज्योतिष और चिकित्सा विज्ञान, चाहे वो आयुर्वेद हो, तो किस तरह से ये दोनों मिलकर उस रोग के निदान में काम कर सकते हैं। देखिए, यही पूर्व में हमने यही वार्ता करी कि रोगों के निदान में परस्पर आयुर्वेद और ज्योतिष एक दूसरे के पूरक हैं। आयुर्वेद दोषज व्याधियों की चिकित्सा का उपदेश देता है, तो कर्मजन्य व्याधियों के लिए ऐसा नहीं कि ज्योतिष दोषज व्याधियों को नहीं बता सकता। दोषज यानी वात पित्त कफ से जो व्याधियां उत्पन्न हुई, इसके साथ साथ जहां पर कर्मज व्याधियों को आयुर्वेद जानने के लिए ज्योतिष की मदद लेता है, उसमें ज्योतिष शास्त्र इसको बता सकता है। और इसकी जो चिकित्सा है, हमारे ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत मणि यानी रत्न, मंत्र, दान, स्नान और औषधि, इस प्रकार से इन 4-5 विधाओं से इसमें चिकित्सा होती है। इसको कहते हैं ज्योतिषीय चिकित्सा। मणियों से रत्न धारण करके जो ग्रह अशुभ हैं उनके परिहार, उनके अशुभत्व को मिटाने के लिए मणि रत्न का हम उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद अनुष्ठान मंत्रों का हम प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद औषधि है, दवाइयाँ हैं जो आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ होती है, दान है, स्नान है। इस प्रकार से ये विधाएं हैं, मणि मंत्र, औषधि, दान और स्नान, ये परंपरा रही है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र जो है कर्मवाद सिद्धांत है। हमारे कर्मवाद के लिए दर्शन शास्त्र कहता है कि 3 प्रकार के कर्म हैं।
संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण। ज्योतिष शास्त्र इन्हीं कर्मों के आधार पर अपना जो है सिद्धांत बताता है, वो फल कथन करता है। उसी कर्मों के आधार पर बताएगा कि आपको कौन से किस काल खंड में कौन सी व्याधि होगी और किस प्रकार से होगी, साध्य होगी या असाध्य होगी। ये ज्योतिष शास्त्र पूर्व बता सकता है, अन्यत्र कोई भी शास्त्र आप स्वस्थ अवस्था में आपको ये नहीं बता सकते कि आप कब बीमार होने वाले हैं। तो ये ज्योतिष शास्त्र बता सकता है। और जैसे कि चिकित्सा पे आपने बोला, तो चिकित्सा में यही है, इसका मणि मंत्र, दान, स्नान और इसी प्रकार से बहुत सारे अनुष्ठान है विविध अलग अलग रोगों के, तो इससे इसकी चिकित्सा की जाती है। जी, जैसे आपने बात की मणि मंत्र, दान, स्नान की, यानी कि जैसे कई बार ज्योतिष में ये बताया जाता है कि आप ये रत्न धारण कीजिए, आप इस रोग से मुक्त रहेंगे या फिर इस दशा से मुक्त रहेंगे, और इसी तरह से मंत्र भी हैं, दान भी हैं। तो क्या लगता है आज के दौर में कितने लोग इन चीज़ों पर भरोसा करते हैं? और क्योंकि ज़्यादातर हम देखते हैं कि जैसे विज्ञान अपनी तरफ से एक नई क्रांति समाज में लेकर के आया है, तो कई लोग विज्ञान की इस क्रांति के साथ में ज्योतिष से मुंह मोड़ते जा रहे हैं। और जाहिर सी बात है, अगर उन्हें नया ज्ञान मिलेगा, क्योंकि विज्ञान का अर्थ भी है कि नवीन ज्ञान, या फिर नवीन ज्ञान जब आपको मिलता है तो आप कहीं ना कहीं पुराने ज्ञान से, या ये कहा जाए कि उसकी प्रासंगिकता जो है वो वर्तमान में समाप्त होती जाती है पुराने ज्ञान की। तो इस तरह जो आज आप बात कर रहे हैं चिकित्सा ज्योतिष की, तो इस चिकित्सा ज्योतिष की वर्तमान समय में प्रासंगिकता क्या है और किस तरीके से इसे आप देखते हैं? देखिए, चिकित्सा ज्योतिष ये अभी कोई नया नहीं है। ये ज्योतिष शास्त्र से जुड़ा हुआ है और पहले से ही पुराने समय में इसका, मैंने बताया आपको कि वैद्य लोग, जो बड़े वैद्य, कुशल वैद्य होते थे, वो आश्रय लेते थे ज्योतिष का। और जो ज्योतिषी देवज्ञ होता था वो भी जो है आयुर्वेद शास्त्र को पढ़ता था। दोनों का अन्योन्याश्रय संबंध था। आज चाहे ज्योतिष हो चाहे आयुर्वेद हो, इसका आप देख रहे हैं कि लोगों का इनके प्रति भ्रांतियां उत्पन्न हुई है, और लोगों को या ये कह सकते हैं हम कि इसका पूर्ण ज्ञान न होने के कारण वो भ्रांतियां हैं। तो उन भ्रांतियों को यदि दूर किया जाए, और आज भी लोग इसका आश्रय लेते हैं। कई लोग एलोपैथ से या अन्य चिकित्साओं से जब उनको सफलता नहीं मिलती है तो लास्ट में थक हार करके आयुर्वेद या ज्योतिष के शरण में जाते हैं कि हमने सारा इलाज करा दिया, सब कुछ कर दिया, तब भी हमको स्वास्थ्य लाभ नहीं है। तो ज्योतिष शास्त्र उसको बता सकता है कि ये स्वास्थ्य लाभ के कारण क्या रहे कि आपको जो स्वास्थ्य लाभ नहीं मिला। हमारे यहाँ बताया गया है कि किस समय आपको चिकित्सक का यानी डॉक्टर आपको चेंज करना चाहिए, कौन सा डॉक्टर आपको ठीक कर सकता है, नहीं कर सकता है, किस समय में, किस कालखंड में आपको औषधि सेवन से लाभ होगा। जैसे मैंने बताया कि हमारे यहाँ जैसे दान, स्नान इत्यादि और भी चरण हैं निदान के, तो केवल मात्र ऐसा नहीं कि आप औषधि खाएंगे और आपको दवाई से ही ठीक होंगे, या ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ मंत्र अनुष्ठान किया उसी से आप ठीक होंगे। आपको किस किस चीज की आवश्यकता है, आपको दवाई की आवश्यकता है, आपको साथ में अनुष्ठान की आवश्यकता है, इस सब को ज्योतिष शास्त्र बताता है। और आज भी इसकी प्रासंगिकता है, ऐसा नहीं कि नहीं है, बस थोड़ा भ्रांतियां लोगों में है, इसके कारण वो है। लेकिन जागृत समाज जो है आज भी इसका आश्रय लेता है और अनुसरण करता है। जी, तो डॉक्टर प्रभाकर पुरोहित, काफ़ी बातें अभी आपसे रही जो चिकित्सा ज्योतिष के विषय में, और अगर आप कुछ और बातें अपनी तरफ से जोड़ना चाहें तो आपका स्वागत है। जी, मैं यही इसमें कहने का हमारा तात्पर्य है कि हमारी यूनिवर्सिटी में अब आने वाले समय में हम इस पे एक डिप्लोमा शुरू कर रहे हैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पे, और इस पे हम चाहते हैं कि लोगों को और इसमें जागृत रहें और इसको पढ़ें और समझें कि ये क्या है, क्योंकि ये हमारे यहाँ हमारी विरासत है। ये हमारे को ये वेदों में हमारे ऋषियों ने सब दिया है, तो इसको पुनर्जीवित करने का प्रयास है, पुनर्जागृत करने का है। लोग इसको जानें, समझें और इसका अध्ययन करें और उसका लाभ लें। इसी विषय में हम चाहते हैं आगे भी कैसे ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से रोगों पे विचार किया जाता है। जैसे विभिन्न, मैंने बताया कि वातजन्य 80 प्रकार के रोग हैं। केवल वात व्याधि से, वात के प्रकोपित होने से 80 प्रकार के रोग होते हैं। तो वो 80 प्रकार के रोग कौन से हैं, इसको हम पूर्व में बता सकते हैं। ऐसे ही 40 प्रकार के कफजन्य रोग हैं जो कफ के बिगड़ने से होते हैं, कफ होने से होते हैं। इसी प्रकार 20 प्रकार के पित्त से होते हैं। और उसके बाद जो कर्मजन्य व्याधियां हैं, जो असाध्य हैं,
जो जिनको मृत्युतुल्य व्याधियां हैं, जिनसे मृत्यु होती है, उसको कर्मजन्य व्याधियां कहते हैं, जो जिनका कोई इलाज संभव नहीं हो पा रहा है। ज्योतिष शास्त्र आपको ये सक्षम है, ये बता सकता है कि आपको किस समय कौन सा रोग किस कालखंड में कर्मजन्य होगा या दोषजन्य होगा, और उसका प्रशमन कितना हो सकता है संभव। तो इस पे हम आने वाले समय में कार्य कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि इस पे सभी लोग इसको जानें, तो ये प्रयास रहेगा जी। तो अब आपकी इस बात पर एक सवाल और कि जैसे आपने कहा कि चिकित्सा ज्योतिष पर उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में डिप्लोमा कोर्स आप शुरू करने की योजना बना रहे हैं, तो जानना हम ये चाहेंगे कि जैसे अगर ये डिप्लोमा कोर्स कोई विद्यार्थी करता है तो उसके लिए भविष्य में क्या अवसर रहेंगे? इसके लिए अवसर ये रहेगा कि एक तो पहला अवसर तो सर यही है कि इस ज्ञान को वो जान पाए। पहला तो ज्ञान का मुख्य उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम उस चीज को जान पाए। उसके बाद आज हम देखते हैं कि अनेक भ्रांतियां हैं, लोग हॉस्पिटलों के चक्कर काट रहे हैं। कोई डॉक्टर बोलता है कि ये वाला ट्रीटमेंट कराओ, कोई ये कहता है। आदमी थक चुका है, हार चुका है। तो व्यक्ति जो है ज्योतिषियों में भी, ज्योतिषियों के पास जाते हैं तो कोई कहता है इस प्रकार से आप करो, ताकि खुद भी जान करके पहला लाभ तो यही ले सके हो कि मुझे क्या होने वाला है, कैसा हो रहा है और क्या इसका मैं अपने हिसाब से ठीक कर सकता हूँ। दूसरा, जो विद्यार्थी ज्योतिष से जुड़े हैं या आयुर्वेद से जुड़े हैं या अन्य भी औषधि शास्त्रों से जो जुड़े हैं, अन्य भी मेडिकल लाइन में हैं, कहीं भी हैं, तो उनके लिए ये बहुत उपयोगी है। इस पे हम अलग सा एक बताएंगे जब डिप्लोमा हमारा शुरू होगा, तो इसका पूरा हम विस्तार से इस पे चर्चा करेंगे। जी। तो डॉक्टर प्रभाकर पुरोहित, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हेलो हल्द्वानी से बात करने के लिए। तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर प्रभाकर पुरोहित को, जो कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में ज्योतिष विज्ञान विभाग से जुड़े हुए हैं। तो इसी के साथ हमारा आज का विश्वविद्यालय परिसर से ये कार्यक्रम यहीं पर खत्म होता है। फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, खुदा हाफिज।